अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। और आज सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक खबर रही, हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला अभी भी जारी है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। आज वादी नीलम में शहरियों की बस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 9 शहरी शहीद हुए। इसके अलावा 3 फौजी जवान भी शहीद हुए। इस पर जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है। इसकी डेवलपमेंट मजीद क्या है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राशिद महमूद के एजाज़ में एक ज़ौराना भी दिया गया। इस पर और दीगर सियासी खबरों को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और नाज़रीन। ये जो गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त सरहदों पे है, इस पर जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो DGMOs का रब्ता हुआ है हॉटलाइन पर, इस पर आपका क्या होगा तबसरा? देखें जी, बहुत अच्छा है ये रब्ता DGMOs का हो गया और दोनों तरफ से बड़ी स्ट्रेट टॉक होती है DGMOs की ऐसे मरलों पे। और ये 230 दफ़ा इस साल इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी हुई है। और अच्छा, ये खिलाफ वर्जी, इसको कहना मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा लफ्ज़ हल्का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी तरफ से बाकायदा जंग, एक तरह से होते हैं ना, गोलाबारी कर रहे हैं आप। अच्छा, यहां से हम गोलाबारी इसलिए नहीं कर सकते जवाबन के वहां पर हमारे कश्मीरी भाई हैं, वहां कोई इशू नहीं है, वो वहां से गोलाबारी करते हैं यहाँ पे और यहाँ शहादतें होती हैं। जवाब में हम उनके फौजियों को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह अंधी गोलाबारी इसलिए नहीं कर सकते, हमारी फौज नहीं कर सकती कि वहां पे फिर उसके नतीजे में सिविलियन शहादतें होंगी। और वो इलाका जहां पर एक तहरीक उठी हुई है इंडियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ या पाकिस्तान के हक में जहां नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जवाबन गोलाबारी नहीं कर सकता। गोलाबारी उनकी तरफ से होती है, जवाब में हमारी तरफ से उनके फौजी टारगेट होते हैं, लेकिन सिविलियंस को हम नहीं इस तरह गोलाबारी कर सकते जिस तरह इंडियंस कर रहे हैं। और ये एक खुली जंग है और अच्छा हुआ कि DGMOs ने आज बात कर ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे में कोई खास फायदा नहीं हुआ। इंडिया काफी एग्रेसिव मूड में है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। तो इंडिया का एग्रेसिव मूड क्यों है और वो क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन मुल्क की सियासत और मुल्क की जो हालात हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। कल दोपहर को आज तो चेयरमैन जॉइंट के एजाज में ज़ोराना था और कल आर्मी चीफ जो हैं उनके एजाज में अलविदाई ज़ोराना है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे आर्मी चीफ को, और उसके बाद 1-on-1 मुलाकात उससे पहले या उसके बाद मुतवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो मेरी भी कुछ देर पहले बात हुई, वहाँ होता है इस तरह से कि जो सिविलियन इंगेजमेंट्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो गालिबन फवाद साहब के उस पर आती हैं, और जो मिलिट्री की मुलाकातें होती हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू गालिबन होती हैं, और फिर एक खास मरहले पे दोनों इकट्ठे कर दी जाती हैं। तो अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो फवाद साहब का जो कल की इंगेजमेंट्स लिखी हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये ऐड हो रहा है किसी भी वक्त, यानी जो मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू जो एंगेजमेंट्स हैं वो ऐड होके फिर एक पेपर बन जाता है जिसमें दोनों साइड की। कल तक डॉक्टर साहब ये था कि 27 को होगा, ये एकदम से हुआ एकदम है, रीशेड्यूल हुआ। और एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें वो ये है कि आज जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राशिद महमूद जो है उनका अलविदाई ज़ोराना हुआ, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अस्करी टीम थी पाकिस्तान में जो जा रही है, और इस तरह से जा रही है कि इन्होंने एक बहुत से मामलात, बहुत सी कोताहियां, बहुत से जो यानी जमहूरियत भी चले, जैसे मैंने पहले कहा था ना, बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि मार्शल किसी मसले का हल नहीं होता। कभी भी आपने करना ही होता है कि आप जमहूरियत भी चलाते रहें साथ साथ, और साथ साथ आप मुख्तलिफ अंदाज में कहते भी रहें कि यूं कर लें तो मुनासिब है, यूं कर लें तो मुनासिब है, यूं कर लें तो मुनासिब है। ये जो ऑपरेशन जबरदस्त जिसको मैं कहता हूं हमेशा, और मैं इसको बड़ा कामयाब कहता हूं, लोगों की पता नहीं क्या इससे तवक्कुआत थी, लेकिन मैं इसको बहुत कामयाब कहता हूं क्योंकि ये शुरू 2014 के धरने के बाद हुआ। आप देखें ना, इसकी मुद्दत आप देखें कितनी छोटी है। ये 2014 के बाद शुरू हुआ है, और उसके बाद ये आप देखें कराची में अमन होना, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, फाटक में देख लें, तो मतलब
आपको मजमूई तौर पे बहुत कुछ आपको मिलता है, बहुत गेंस मिलते हैं, लेकिन चूंकि एक खास मुद्दत तक जनरल राही शरीफ और उसके बाद अब नई अस्करी क़यादत, तो वो इसकी कंटिन्यूटी होगी, ये खत्म नहीं होगा, ये आगे ही चलेगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका सीजन 2 शुरू होगा जो हो सकता है पहले सीजन से ज्यादा सख्त हो, लेकिन उसके नतीजे में जमहूरियत और यानी जो जमहूरी लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर करप्शन पे या क्रिमिनल्स के खिलाफ या और कोई कार्रवाई हो रही है तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। वो परेशान हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ये वो जाने, उनका काम जाने। वो कहते हैं कि यानी ये इनका काम नहीं है, ये मतलब फौज का काम जो है वो सिर्फ जल्जले में जल्जला आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो वहां सिविलियंस नहीं, वहां फौज आ जाए, लेकिन करप्शन हो, खाना पीना ये उसमें तो मतलब वहां पर वो फिर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा भी है और मेरी कुछ मालूमात भी हैं कि कोई भी आर्मी चीफ अनाउंस होते हैं तो ये मामला आगे बढ़ेगा, ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का क्या होगा डॉक्टर साहब? वो ये देखें, इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स कोर कमांडर ये इसलिए कल हो रही है गालिबन मुलाकात। ये पहले ये था कि ये 28 तारीख को अलविदा होगा, लेकिन अब कल इसलिए रखा गया है कि इस वक्त एक जंग है, इस वक्त एक जंग है। तीनों आपके जो पड़ोसी हैं तो तीनों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं बदकिस्मती से, 2 के साथ तो बिल्कुल ही खराब हैं और इंडिया के साथ तो खुल के जंग हो रही है इस वक्त। मैं इसको LOC की खिलाफ वर्जी नहीं कह रहा, मैं इसको जंग कह रहा हूं। आपकी 10 शहादतें हो जाए चंद घंटों के दौरान, तो ये जंग है। अब बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में आज पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं जी, पैसे कम पड़ गए सबके पास। अच्छा जी, अब अगर इनके एसेट्स आप देखें तो मैं सबका नहीं, बहुत अच्छे, मैं जाती तौर पे जानता हूं इंतहाई अच्छे और ईमानदार लोग इस कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन सिराजुल हक साहब के बकौल और जफरुल्लाह जमाली साहब के बकौल अगर 62-63 चेक हो तो 2/3 पार्लियामेंट इस वक्त अडियाला जेल में या कहीं मस्जिद जेल में पड़ी हो या लांडी जेल में पड़ी हो या मिठाराम हॉस्टल में पड़ी हो। तो बात यह है कि ये लेकिन उसके बावजूद तनख्वाहें बढ़ाएगी। चले ठीक है, ओके, वो पैसे कम पड़ गए होंगे, तनख्वाहें बढ़ा ली आपने, लेकिन आप देखिए प्रायोरिटीज क्या हैं, इस वक्त हालात क्या हैं और आपकी सोच क्या है कि इस वक्त क्या होना चाहिए, यानी मुल्क कहां खड़ा है और आपकी और मुजम्मत हुई है पाकिस्तान की तरफ से। मैं देखता रहा कि कैबिनेट में या उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई इंडिया के ऊपर कोई PID के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, कोई जलवा अफरोज हो, कोई इंडिया के बारे में कोई बात हो, लेकिन बात नहीं हुई। नफी जकरिया साहब इंतहाई मोहतरम फॉरेन ऑफिस तर्जुमान आते हैं, वो मुजम्मत करते हैं, वो एक बस मुजम्मत हो, बल्कि मैं तो कभी सोचता हूँ क्यों आते हैं, वो एक स्टेटमेंट ही दे दें, स्टेटमेंट ना दें, SMS करते हैं, मतलब व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, सबको पता चल जाए कि वो मतलब है कि टिकट चलवा दें टीवी पे, मतलब वो आके उन्होंने मुजम्मत की। एक जंग छिड़ी हुई है, प्रॉपर एक जंग है इस वक्त, इस लेवल पे जंग है कि DGMOs को आपस में बात करनी पड़ी है कि मस्जिद एक्सकेलेट और ना बढ़ जाए कहीं। चंद घंटे अगर ये बात कांटेक्ट ना होता, और अल्लाह करे कि कांटेक्ट जो है वो उसके नतीजे में ये मामला ठंडे हों, लेकिन ये मेरे ख्याल से बढ़ेंगे, अभी कशीदगी और बढ़ेगी इंडिया और पाकिस्तान की, बज़ाहिर ऐसा लगता है। अब इसमें 2-3 वाकयात एक साथ हो रहे हैं मुल्क की सियासत में। पहली तो ये कि कल आर्मी चीफ की मुलाकात और जोराना गालिबन वजीर आजम की तरफ से नहीं, बल्कि ये अस्करी क़यादत की तरफ से ये बात की गई है कि आप तुर्कमेनिस्तान जाने से पहले, ठीक है, उससे पहले अगर ऐलान कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इस मुल्क और मिल्लत और सबके 22 करोड़ जो लोग हैं उनके सरों पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर आप ये जो बग झिक आपके चंद पालतू लोग आपने बिठा दिए मीडिया पे जो लगे हुए हैं, आपने जिसको बनाना है अब, लेकिन इस झिक से जान छुड़वाएं सबकी, पूरे मुल्क की भी, दुनिया की भी और सबकी। आप नाम अनाउंस कर जाएं, तुर्कमेनिस्तान आप सैर बाद में करें जाके, क्योंकि जंग छिड़ी हुई है, ताकि पता लोगों को चले कि अगला आर्मी चीफ कौन है, ठीक है ना। और इस वक्त हालत मतलब आप वहां सैर करने जा रहे हैं, मतलब या जो भी करने जा रहे हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट है या नई अस्करी क़यादत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के साथ जंग इंपॉर्टेंट है? तो बराए करम आपने जो करना है करें। अब 2 दिन रहे, 15 दिन रहे, 50 दिन रहे, पहले भी बाहर रहते, मुल्क चलता रहा था, लेकिन आप ये बता दें कि पीछे
किसके जिम्मे कौन सा काम है, ताकि मुल्क और रियासत आगे चले। तो इसीलिए गालिबन कल ये अलविदाइया हो रहा है और उसके बाद उम्मीद ये है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो कल ऐलान कर देंगे, ऐलान कर देना चाहिए, फिर तुर्कमेनिस्तान जाने चाहिए। अगर तुर्कमेनिस्तान वो चले जाते हैं, क्योंकि देखिए उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है जी। इन्होंने वजीर आजम साहब एक जिद्दी तबीयत है। वजीर आजम साहब को अगर आपने कहना हो ना कि वजीर आजम साहब, यानी वजीर आजम साहब को आप कह दें कि वजीर आजम साहब आज बिरयानी खानी है, तो वजीर आजम साहब तय कर लेंगे कि ये आदमी जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी जो बिरयानी खाने का कह रहा है, वो जरूर उस दिन जो है दाल पकवाएंगे। आप कहेंगे दाल, तो कहेंगे बिरयानी। मतलब वो हमेशा वो कहेंगे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का ये कुछ चक्कर है, इसके पीछे कुछ चक्कर है। वो सोचेंगे कुछ चक्कर है, कुछ नहीं, कुछ साजिश पकड़ी है, मुझे दाल क्यों कहा इसने, मेरा तो बात यह है कि वो अगर आप तुर्कमेनिस्तान चले जाएं और वापस 27 को आए, तो फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक अलविदाई होनी है, ठीक है, एक आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इस महीने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं, इन हालात में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अभी कल जोराना हो जाता है, उसके बाद आप तशरीफ ले जाएं, पीछे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जाए, अलविदाई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद वो आप जब भी आपने आना है आए, नहीं आना नहीं है, बाहर आए, आपके पीछे वो चेंज ऑफ कमांड हो जाए। तो इसलिए ये वहां से गालिबन ये बात की गई है। और उसके भी यही है डॉक्टर साहब के समरी वजीर आजम हाउस, हाँ समरी चली होगी ना, वो देखिए वो वजीर आजम का इस्तेकाक है, वो जो भी करें उसके बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन हमारा कंसर्न ये कि वो ऐलान कर दें। और देखिए बात मैं मेरे ख्याल से काफी दिन से कह रहा हूं कि ऐलान देर से क्यों हो रहा है। आखिरकार फौज की तरफ से ऐलान हुआ कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, क्योंकि फौज ने ऐलान किया और वो जा रहे हैं और अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि एक तो ये इसमें मैं दोबारा आता हूं वापस, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट जो मैंने कल इशारा किया था सिरिल मिडा का जी, उसकी इत्तलात क्या? उसकी इत्तलात ये है कि वो न्यूज देखें, दो मामलात के बारे में मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि वो च्युइंगम की तरह चिपक चुके हैं हुकूमत के जो पैर, जूते या पैर या बूट या जो भी कहें, उनसे चिपके हुए हैं और वो च्युइंगम की तरह वो चिपक, एक है पनामा और एक है ये न्यूज लीक्स। अब आप ये देखें, जिस दिन ये न्यूज लीक्स का मामला हुआ था उस दिन मैंने ये बात कही थी और मैं आज अपनी उस बात पे काफी हद तक, दोस्त अहबाब नाराज भी होते हैं, तनकीद भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, उनका सबका हक है, लेकिन मैंने ये कहा था कि इस न्यूज लीक के आने के बाद अब कौमी सलामती का इजलास नहीं होगा वजीर आजम हाउस में, और ऐसा ही हुआ। ये न्यूज लीक आए मेरा ख्याल से 1.5 महीना या 2 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद से कौमी सलामती का इजलास नहीं हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, 1-on-1 मीटिंग हुई, जो आर्मी चीफ ने जाके मुलाकात की वजीर आजम से, लेकिन कौमी सलामती का इजलास नहीं हुआ। और मैं आज की तारीख तक अपनी ज़राए पे, उस अंदाजे पे जो मैंने उस वक्त बात की थी, मैं दुरुस्त साबित हुआ। अच्छा, सिरिल मिडा जो हैं वो पाकिस्तान आ गए थे चंद रोज पहले, बात उनकी सामने नहीं आई थी उनके वापस आने की। कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया तो फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने कहा सिरिल आ गए थे, और सिरिल ने जो कमेटी जस्टिस आमिर रजा वाली है उसके सामने अपना पूरा बयान और सारी डिटेल्स अपनी जो भी हैं, जो भी मामला थे, वो उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिए उस कमेटी के सामने। अच्छा, वो क्या बयान रिकॉर्ड हुआ उसको भी छोड़ दें आप, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स भी आती हैं, उसमें व्हाट्सएप भी हो सकता है, टेलीफोन्स भी हो सकते हैं, उसमें तमाम डाटा जो भी सिरिल था, सिरिल ने अपनी पूरी बात कह दी। सिरिल ने सोर्स अपनी बताई या नहीं बताई इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे इल्म है कि सिरिल ने क्या कहा है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाह रहा। जो सिरिल जिस अखबार में काम करते हैं, डॉन में, उनके जो एडिटर हैं जफर अब्बास साहब, उन्होंने भी अपनी पूरी स्टेटमेंट उस कमेटी के सामने दे दी, डिटेल्ड। परवेज रशीद साहब ने भी कंप्लीट अपनी जो स्टेटमेंट है वो उस कमेटी के सामने दे दी। 3 शख्सियात हो गई। सिरिल ने आके रिकॉर्ड करवाई। सिरिल के वापस आने का जफर अब्बास साहब ने कहा था कि वो वापस जरूर आएगा, और वो सिरिल आ गए वापस। उन्होंने बहुत अच्छा किया। सिरिल ने आके सारी डिटेल्स दी, जिनको देनी चाहिए थी उनको दी। वो अभी मैं ना बताऊं तो मुनासिब है। जफर अब्बास साहब ने पूरी दी, उसके बाद परवेज रशीद साहब ने दी, और राव तहसीन साहब ने भी दी।
अच्छा, अब इसमें इस पूरे सिलसिले में एक कहीं पर मैसेज एक और मैसेज एक साहब का था जो कि हमारे ही दोस्त हैं, और उनके साथ भी कहीं राब्ता हुआ था उस पूरे सिलसिले में, और वो वजीर आला पंजाब का जो मीडिया सेल है उसको इस वक्त हेड करते हैं, और उनका नाम है मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपनी कंप्लीट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी, जिनके सामने करवानी चाहिए थी करवा दी। उस कमेटी में आपको पता है कि सिविलियंस भी हैं और अस्करी नुमाइंदगी भी है, और वहां पर ये अब सिरल तो तकरीबन जो मेन किरदार थे सारे, यानी इस स्टोरी में मेन, यानी जो आगे जो मौजूद थे, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अब खुरा जाके कहां निकलता है इसका, क्योंकि परवेज रशीद साहब तो रिजाइन उनसे ले लिया गया था, ठीक है, और बकौल चौधरी निसार साहब उनको ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन जब वो गए थे पार्लियामेंट में तो सबसे ज्यादा तालियां उनके एजाज में पीपल्स पार्टी ने बजाई थी। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसे हैं, वह तो खुद ब खुद खुल के आ जाते हैं, थोड़े दिनों में करते हैं, ऑपोजिशन खुल के सामने आ जाती है, दो पार्टियां अच्छे हैं, इंटेलिजेंट मूव करते हैं, मगर फिर सामने आ जाते हैं। तो बात यह है कि वो उस लीक्स का आप देखें कि हालांकि हुकूमत की तरफ से लीक्स थी, पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की कि इसकी तहकीक करें, कुछ करें। पीपल्स पार्टी भी कुछ, क्योंकि एक साथ हो ना, मुश्तरक टारगेट एक है, टारगेट के पीछे लोगों तो इशारा उधर किया, वो ईंटों से ईंटें इधर, ये इधर। तो वो पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की कौमी सलामती, बल्कि उनकी तरफ से एक और मुख्तलिफ बयान आया कि पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए। चार मुतालबात ये हैं कि इस कौमी सलामती के ऊपर एक और पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के लोगों को बिठा दिया जाए, जिस पे हुकूमत अब गौर कर रही है कि चार मुतालबात में से एक मुतालबा, ये एक मुतालबा वजीर खारजा वाला, बड़े कितने मुश्किल मुतालबे, पीपल्स पार्टी ने मुतालबे इतने मुश्किल किए हैं कि वो मुतालबे मानना भी, यानी अब कमाल देखें, यानी कि आप पानी पी लें, ये मुतालबा है, तो वज़ीर आज़म कह रहे मैं पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पी लें, पानी पी लेना, पिए वरना हम तहरीक चलाएंगे। आखिर वज़ीर आज़म ने पानी पी लिया, पीपल्स पार्टी को हम जीत गए, वज़ीर आज़म ने पानी पी लिया। मतलब ये इस तरह की ऑपोजिशन चल रही है। उनको कहने हम दीगर जमातों से राब्ते कर रहे हैं, अगर मुतालबे नहीं माने तो फिर तहरीक नहीं है। वो तो कौन सी तहरीक चलाएगी, पीपल्स पार्टी तो अपने आप को वापस पाकिस्तान लाने के लिए तहरीक नहीं चला पा रहे, वो उनको हटाने के लिए कहां से तहरीक चलाएंगे। वो तो देखें, आज जो इजलास हुआ ना, काबीना का इजलास हुआ, उसकी तस्वीर आई, काबीना का इजलास, तो उस इजलास के बाद तस्वीर आ गई पहले पीआईडी की तरफ से या जहां से भी आनी थी, तो तस्वीर आई तो बड़ी है जी, तस्वीर अगर चलाएं तो मैं उस पर कमेंट्स दूं। वो तस्वीर आई नहीं, ये तो वो है ना जो विजुअल्स है, हाँ ये तस्वीर जो आई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये दुआ क्यों मांग रहे हैं, क्या राइट शरीफ साहब की जाने की दुआ मांग रहे हैं, खुश हो रहे हैं क्या? बाबा नहीं, वो दुआ जो है वो वाकई मुझे हकीकत नहीं पता चला कि ये दुआ किस लिए है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये दुआ क्यों हो रही है, किस मोइन कुरैशी साहब की रहलत हो गई, उनके लिए हो रही है दुआ, किसके लिए दुआ हो रही है? बड़ी तवील दुआ हो रही है। मैंने कहा शुक्र कर रहे हैं कि राइट शरीफ साहब चले गए, क्या दुआ क्या है? फिर उन्होंने कहा नहीं, वो असल में बीच में ये हुआ कि किसी ने आके बताया कि जी वो शहादतें हो गई हैं, तो उसके लिए सबने दुआ पढ़ी। मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ, इसमें से कितने लोग वाकई दुआ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, मगर कुछ जो है वो मतलब मुझे हजम नहीं हुई है कि ये दुआ किस लिए हुई। बार उन्होंने कहा कि जी इसलिए दुआ की गई है बाकायदा, और वो बाकायदा एनीवे। अच्छा, ये तस्वीर के साथ ही ना एक और तस्वीर का मैं जिक्र कर लूँ, उस दिन मैंने अंगूठे वाला जिक्र किया ना, वो अंगूठा जो है ना, अंगूठा वो वजीर आजम ने अंगूठा क्यों उठाया था, वो अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस अंगूठे के दौरान जो बात हुई ना, वो बात भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि बात क्यों हुई। और ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, मैं आज दोबारा बात कह रहा हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज या मुख्तलिफ वाकयात मुख्तलिफ खास जगहों पे, यानी जियाउल हक साहब भुट्टो साहब से हाथ मिला रहे हैं, या खासतौर पर जब सिविल, देखिए जरदारी साहब और कैनी साहब की मुलाकात में एक अच्छा सिविल मिलिट्री बैलेंस था, तो कोई उस वक्त कोई, या आप समझें कि वहीद काकड़ साहब की मोहतरमा से मुलाकात हो रही, बेनजीर भुट्टो साहब से, तो आपको कोई, लेकिन अगर वहीद काकड़ की मुलाकात हो रही होती, गुलाम इसाक खान साहब के वो डिक्टेशन नहीं लूंगा वाले तकरीर के आगे पीछे गई नवाज शरीफ साहब से, तो बॉडी लैंग्वेज तस्वीर की इंपॉर्टेंस होती है। अब आज जैसे मिसाल के तौर पे क्या अंगूठा देखते रहते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज भी आप नोट करते हैं, क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज। और अमेरिकन इलेक्शंस की जो डिबेट्स होती हैं उसमें सारा देख ही रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज, हिलरी कैसे आ रही है, कैसे चलती गई, कैसे डोनाल्ड ट्रंप, होता है कि नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। अब आज के अखबार में
रोजनामा जंग में और द न्यूज में, तो फ्रंट पेज पे एक बहुत बड़ी तस्वीर छपी जिसमें अगर वो मैं अखबार देख सकूं उसमें हाँ, कॉलिंग द शॉट्स। अच्छा, अब ये न्यूज के फ्रंट पेज पे छपी हुई है और वजीर आजम साहब जो हैं उनके हाथ में एक बंदूक है और साथ उसके राइट शरीफ साहब खड़े हैं और ऊपर लिखा है कॉलिंग द शॉट्स। ठीक है, यानी ये अच्छा, अब मैं चूंकि रहा हूं अदारे से वापस, मुझे पता है किस लेवल पे ये डिसाइड हुआ होगा, ये छपाई गई होगी तस्वीर, सब कुछ। वजीर आजम साहब के हाथ में बंदूक है, राइट शरीफ साहब साथ खड़े हैं, लेकिन तस्वीर में एक गलती हो गई बहुत बड़ी। जरा दोबारा है तस्वीर। गलती ये हो गई कि पीछे राना तनवीर साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, वो गालिबन कान पकड़ के कह रहे हैं तौबा 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 तौबा, क्या बात कर रहे हैं। ये जो शॉट है ना, ये तस्वीर, और मुराद अली शाह साहब हंस रहे हैं कि मैं तो दूर ही रहूं, लेकिन जो वफाकी वजीर बीच में आ गए ना, अब सवाल ये है कि अब ये मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर इन्होंने उतार के छपाई है, अब वो सोच रहे होंगे कि यार इसको तो ये तो तस्वीर अजीब छप गई, क्योंकि अच्छा खासा वो पोज बन गया था कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बंदूक उठाई हुई है। वो तो दिखाएंगे दोबारा बड़े मजे की तरह, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे गोल्डन गन, मैन विद अ गोल्डन गन, ऐसे बंदूक उठाई हुई है, राइट साहब खड़े, वो पीछे राना तनवीर साहब ने गन कर दिया, के कान पकड़ के तौबा 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 मेरी तौबा। ये क्या हो रहा है? तो वो मेरा ख्याल है उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। ब्रेक का टाइम हो रहा है जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है और आपने वो बताना है कि वो अंगूठा दिखाने की नहीं, अंगूठा दिखाने वाली बात। दूसरी बात है कि बिलावल फिर दुबई जा रहे हैं। जी हाँ, इस पे बिलावल फिर दुबई फिर जा रहे हैं, फिर कोई गड़बड़ हो गई, फिर बात नहीं बनी, फिर मसला जूं का तू खड़ा है। डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेक। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल पे भी हम अब बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बिलावल दुबई जा रहे हैं, पीटीआई ने अपना तर्जुमान भी चेंज कर दिया आज। तर्जुमान पे तर्जुमान अच्छा, तारीख पे तारीख पे तारीख, तर्जुमान पे तर्जुमान पे तर्जुमान, वकील पे वकील। अच्छा, लेकिन मैं भी आता हूँ जरा ये मुल्की सियासत पे। एक हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसे रिश्ता नाता डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ गया। अच्छा, अचानक ओके। एक खूबरू नौजवान की तस्वीर आप देखें, इनका नाम है जेरेड कुशनर। देखिए, बहुत ही जबरदस्त किस्म के ये स्मार्ट जेरेड कुशनर, तस्वीर जरा दिखाएं ताकि हम देखें। 35 साल इनकी उम्र है, खूबरू ये नौजवान है, और ये जो हैं ये हैं जनाब वो साहब जो आने वाले दिनों में पूरे मशरिक वस्ता की पॉलिसीज गालिबन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाने जा रहे हैं। 35 साल इनकी उम्र है, और वो फोटोग्राफ आ जाए तो जरा थोड़ा सा आ रही है तस्वीर। अच्छा, अभी आ जाएगी। ये देखें, ये हैं 35 साला जेरेड कुशनर, और ये अब कौन है? इनके साथ जो खातून हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी हैं, इवांका, और ये उनके हैं दामाद। अब उनके जो दामाद हैं वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज, और ये उनकी जो बेटी हैं वो उनसे बहुत प्यार है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत प्यार है, और दामाद को इसीलिए, यानी कोई आप देखिए पाकिस्तानी सियासत से कुछ करके उन्होंने सीखा, यानी सारी बातें जरूरी है कि हम ही अमेरिका से सीखें, अमेरिका भी हमसे है। उनके दामाद अब पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर गालिबन उनके एडवाइजर होंगे। दामाद भी 35 साल के हैं, उनके अहलिया भी 35 साल के हैं, एक ही एज के हैं। अच्छा, उनकी जो बेटी है डोनाल्ड ट्रंप की, यानी जो इनकी जेरेड की जो अहली हैं, इवांका जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्होंने यहूदियत यानी ये क्रिश्चियन से जुडाइज्म की तरफ चली गई जब शादी इनकी हुई। अच्छा, तो बहरहाल अब ये एक देखें एक ताल्लुक बनता है हमारे हुक्मरान खानदानों से, कुछ ना कुछ अमेरिका भी सीख रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान से सीखें अमेरिकी। अच्छा, अब जरा आ जाए वापस पाकिस्तानी सियासत पे। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अभी तक आज तक मेरा ख्याल था कि शायद हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से दो टोक अंदाज में बात कर दी जाए कि इन हालात में जबकि भारत पूरे सीज फायर तमाम मुआहदे, यानी वो बलोचिस्तान का कह रहा है कि हम दहशतगर्दी करेंगे, वो कह रहा है कि हम पानी का जो मुआहदा है उसको पाकिस्तान को सहरा बना देंगे, वो खुल के हर बात जिसको पहले कहते थे ढकते छुपते कुछ हया लिहाज होता था, अब वो खुल के हर बात कर रहे हैं।
इस मरहले पे आपके सरताज अजीज साहब को या तारिक फातमी साहब को या इनमें से वजीर खारजा को या किसी को भी ऐलान कर देना चाहिए था इस वक्त तक कि हम हार्ट ऑफ एशिया नामी कॉन्फ्रेंस जो कि अमृतसर में हो रही है उसमें हम नहीं जाएंगे जी, लेकिन वो जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया ने सार्क समिट में आने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप क्योंकि ठुस इस कदर ठुस हैं और आपकी पॉलिसीज भी ठुस हैं हुकूमत की कि आप इस मरहले पे वहां पे अमृतसर जा रहे हैं और अमृतसर जाके करेंगे क्या, मतलब क्या करेंगे वहां जाके, अल्लाह जाने क्या करेंगे वहां। नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस का मैं देखे ना, वहां तो ये मूव चल रही है कि पाकिस्तान को सार्क से निकाल दिया जाए। वहां ये मूव चल रही है कि सार्क बनाई जाए, यानी जनूबी एशिया की ऐसी तंजीम जिसमें पाकिस्तान इसका मेंबर ही ना हो। वो इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अब आपकी तरफ से जाएंगे सरताज अजीज, वहां होंगे अशरफ गनी साहब जो कि कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, कभी वो मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा अशरफ गनी बेचारे कहाँ, मतलब कभी हामिद करदई हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी तो वो भी होंगे। पर प्लस शायद मोदी साहब भी हों, प्लस शायद उनकी सुषमा स्वराज तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जो खारजा अमूर देखती हैं, लेकिन उनके कोई और वहां पे नुमाइंदगी होगी। लेकिन हमारी तरफ से तारिक फातमी, सरताज अजीज इन हालात में क्या करेंगे जाके? ये हार्ट ऑफ एशिया सार्क एक फजूल फोरम है। ये इतने सारे बेकार किस्म के डिबेटिंग फोरम्स, OIC, GCC, अरब लीग, ये अब सार्क, यानी सार्क कुछ नहीं कर सकी इस खित्ते में। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक नहीं कर सकी। बांग्लादेश भी अब एक स्टेट बन चुका है इंडिया की। तो बात यह है कि इन हालात में ये हार्ट ऑफ एशिया क्या करेगी? यानी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल में बनी थी 2011 में, और वो हार्ट ऑफ एशिया में 17 शायद ममालिक हैं, उसमें 18 पता नहीं 19 ऑब्जर्वर्स हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और कनाडा वगैरह और दुनिया। वो क्या करेंगे? मतलब वो करेंगे क्या वहां बैठ के? अफगानिस्तान का हल ढूंढेंगे, मसाइल का हल अमृतसर में ढूंढेंगे? तो मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा ख्याल है कि सरताज अजीज साहब अगर कहीं फॉरेन ऑफिस हमारा एग्जिस्ट करता है तो उसको, और उनको पता है कि ये कुछ हो रहा है LOC पे और सरहदों पे खुली जंग, ये खिलाफ वर्जी नहीं है, ये ध्यान में रखें। खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जाहिरियत है। यानी वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, यानी उन्होंने एम्बुलेंस को निशाना बनाया, उन्होंने बस को निशाना बनाया, उससे वो मार रहे हैं। यानी वो खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। खिलाफ वर्जी तो नहीं एक गोली चल गई, ये हो गया, किसी का पैर उधर रख दिया, नहीं, ऑनस्लॉट है, फुल ऑनस्लॉट। इस फुल ऑनस्लॉट में क्योंकि दुनिया मस्त है, और दुनिया उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक आपके कोई वजीर खारजा नहीं होंगे, जब तक आपने सफीरों को जो कहीं इधर उधर टुन पड़े हुए हैं, आप उनको हिलाएं जुलाएंगे कि भाई कुछ बोलो, तो वो क्यों बोलेंगे, क्यों कुछ करेंगे? जब आप देखें ना, यहां पर एक मजम्मती हुई है ना। यानी वाहिद तरीका मेरा खास अब ये रह गया है कि भारत के खिलाफ मौजूदा हुकूमत को कहा जाए कि आप कुछ बोलें, कि आप वहां जाके इमरान खान को बिठा दें। इमरान खान को आप जाके बिठा दें तो फिर ये इंडिया को, मतलब कुछ ऐसा कुछ करें, क्योंकि इमरान खान के अलावा कोई नजर नहीं आता ना। इमरान खान को आप ऐसा करें कि इमरान खान का नाम इंडिया रख दें, तो फिर वो इंडिया को गालियां देने शुरू, मतलब कुछ ऐसा कुछ करें कि इमरान खान से लिंक हो जाए इंडिया। मतलब और कोई तरीका नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इंडिया के बारे में कोई बात करे, कोई बात करके, मतलब आप, यानी वहां से जाहिरियत हो गई, वहां शहीद हो गए लोग, लेकिन कोई नेशनल सिक्योरिटी प्लान, कोई APC कुछ भी नहीं। पनामा लीक्स, ये जो नॉन लीक्स हैं, कॉलिंग द शॉट्स, देखें तस्वीर। यानी मैं अंगूठे की बात करूं तो बुरा, आप खबर छपवाएं, आप तस्वीर लगवाएं तो अच्छी। देखिए ना अभी, और उसके बाद जब ये मैंने अंगूठे वाली जो बात की, ओ हो क्या हमारे संजीदा सीनियर असातिज़ा ये वो सोशल मीडिया पे वो, और वो अंगूठा वैसे, यानी वो अंगूठा भी वही था जो आज तस्वीर लगी है, कॉलिंग द शॉट्स, ये लगवाई गई है तस्वीर, ऐसे लगी तस्वीर, कॉलिंग द शॉट्स। उस दिन भी यही मैसेज था ना, जो अंगूठे वाला मैसेज था, वो भी यही मैसेज था कि देखें कॉलिंग द शॉट्स, ये ऐसे, और आज भी वो तस्वीर लगवाई गई है। लेकिन बात यह है कि क्या ये मैसेज इस वक्त आप इन हालात में, एक संजीदा जमहूरी क़यादत, ठीक है, ऑपोजिशन जमातें कहाँ पे थी, क्या बात, किसने क्या बात की, आज भी मैं, अच्छा बिलावल वापस जा रहे हैं दुबई, बताइए। कल
ब्रिटिश सेक्रेटरी यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी गालिबन होंगे इस्लामाबाद में, उनसे मीटिंग करके फिर वो दुबई चले जाएंगे और फिर मेरे ख्याल से अगले चंद रोज वो दुबई में गुजारेंगे, फिर वो उसके बाद आएंगे। बात यह है सारी कि जो जरदारी साहब ने वतन वापस आने का ऐलान किया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जरदारी साहब ने वतन वापस आने का ऐलान किया और ये सियासत जो है, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि एक मरहला ऐसा आ गया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नुसरत भुट्टो साहिबा को, मरहुमा अल्लाह ताला मफ़रत फरमाए दोनों की, बड़ी शख्सियत थी हमारी सियासत में, लेकिन एक मरहला ऐसा आया था कि मोहतरमा ने भी अपनी वालदा को, क्योंकि वालदा का झुकाव बेटे की तरफ हो गया था, मुर्सा भुट्टो की तरफ, तो वालदा को भी थोड़ा सा, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि दुरुस्त, यानी उनकी पॉलिटिकल लाइन दुरुस्त थी कि वो जुल्फ़िकार से अलग करके सियासी तौर पे आगे बढ़ा जाए, और बिल्कुल दुरुस्त उनकी लाइन थी। लेकिन वालदा का झुकाव जो कोई बेटे की तरफ था, तो डिस्टेंस, भाई बहन में डिस्टेंस हुआ, गलत फहमियां पैदा हुई और माँ बेटी में भी डिस्टेंस हुआ और बेटी ने अपने आप को अलग किया। ये हमारी तारीख है। लेकिन उस तरफ पॉलिटिकली मोहतरमा दुरुस्त थी, पॉलिटिकली इसलिए दुरुस्त थी कि वहां तशद्दुद आ रहा था, अज़ुल्फ़िकार में तशद्दुद का फैक्टर आ चुका था, पहले भी था, लेकिन जब मुर्सा भुट्टो वापस आ गए उसके बाद भी था। तो मेरा ख्याल है जितना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कर सकती थी अपने भाई के लिए उन्होंने किया, लेकिन एक खास मरहला ऐसा आया जब सियासत फिर सियासत हो जाती। अब बिलावल जो है, बिलावल की को आगे रख के एक हद तक जरदारी साहब बिलावल को खिला सकते हैं सियासत, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मतलब जरदारी साहब भी वही कॉलिंग द शॉट्स, उनको भी है कि मैं तस्वीर, मेरी तस्वीर आए, कॉलिंग द शॉट्स, ठीक है ना। ये हो गया, एक मिनट है जो, इतना तो हो गया बिलावल, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं, वापस बैक डिसाइड ये हुआ है। अच्छा, वो जो तर्जुमान पे तर्जुमान वाली बात हुई ना, तहरीक इंसाफ के 2-3 तर्जुमान हो गए गालिबन, सभी तर्जुमान है, चले खैर है, हमें कोई दूसरी इतराज नहीं, लेकिन मसला ये नईमुल हक साहब को क्यों रिप्लेस कर, नईमुल हक साहब ने जो बात पीपल्स पार्टी के बारे में कर दी और बातें कर दी, वो तंजीमी क्राइसिस से मेरा ख्याल है जो है वो निकल नहीं पाती तहरीक इंसाफ, लेकिन उसमें वजाहत उन्होंने ये की कि फवाद चौधरी साहब गालिबन एक वकील भी हैं, तो चूंकि पनामा का मसला आ रहा है तो शायद वो ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर दें, नईमुल हक साहब भी रहेंगे, सब रहेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं। इशू जो है वो दूसरा है, इशू ये है कि हुकूमत का भी मीडिया सेल जो है ना वो परेशान है, वो बेजार, वो उनको ये है कि एक खास मरहले पे तो आगे लाएं तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को, इनको, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा मियां साहब को, वजीर आज़म को मजा नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं यार एक मिनट है, ये मैं नहीं, ना ये बात बन नहीं रही। तो दोबारा से वो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल फिर एक्टिव हो गई है, जो पिछले दिनों ये लीक्स आने के बाद जरा छुप गया था, गायब हो गया था कि पकड़े ना जाएं, उठा ना लिए जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हालात वाला देखे, उनको नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या रिपोर्ट बन रही है और क्या हो सकता है, ये नहीं पता, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए, कुछ सुन ना ले, वो पता चलेगा फिर भाग जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जाग रहे हैं दोबारा मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल वाले। और स्ट्रेटेजी ये तैयार हो रही है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बिलावल जो भी कहें, बिलावल का जवाब नहीं देना, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऊपर के लेवल पे है। बिलावल जो मर्जी कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, कोई सख्त बात कर जाएं, बिलावल जो भी कर जाएं, जवाब आगे से नहीं देना। तासुर ये बनना चाहिए कि असल ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी है। अच्छा, बिलावल अपनी तरफ से खुल के बोल रहे हैं, बिलावल को मुझे नहीं पता कितना अंदाजा है, क्योंकि बिलावल के जवाब में आप देखिए कोई यहां से जवाब नहीं आता, क्या आता है कि आपने क्या किया, आप देखें, मतलब बड़ा नरम सा, बड़ा वो प्यार मोहब्बत का जवाब आता है, और बिलावल वहां से खुल के बोल, लेकिन वो बात नहीं बन रही। यानी हुकूमत पूरा चाह रही है कि ये किसी तरह से तासुर दे कि असल ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी भी उधर से बात करती है, मगर एक खास हद तक जाके देखे ना, यानी अब पनामा पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बाद साथ ही वो मियां नवाज शरीफ एक मिनट ठहर जाओ, यहाँ तो ठीक था पनामा, फिर तुमने क्या किया अपने दौर में, तो पीपल्स पार्टी चुप होकर बैठ जाती है। कल वो दिन है जब ये देखना है कि नवाज शरीफ साहब जब तकरीर करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं राय शरीफ साहब को, तो वो अपना इख्तितामी जुमला उनका क्या होता है, थैंक यू राहिल शरीफ, यही होगा ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए ना, जब अगर आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो थैंक यू राहिल शरीफ ही होगा। तो कल जो है वजीर आजम, इसमें क्या डाउट्स हैं डॉक्टर साहब? नहीं ये थैंक यू राहिल शरीफ चूंकि एक जुमला चला हुआ है ना, एक वो बहुत मार्केट में चला हुआ जुमला है, ये बहुत ज्यादा। तो कल वजीर आजम भी जब खराज तहसीन पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें थैंक यू राहिल शरीफ
का एक तासुर तो बनेगा। लेकिन थैंक यू राहिल शरीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वज़ीर आज़म साहब इस बात को समझें कि उनके खिलाफ साजिश नहीं हो रही थी, अपनी गवर्नेंस को वो ठीक करें। पनामा और न्यूज़ लीक्स का मामला हल नहीं होगा। जो भी अगली अस्करी क़यादत आएगी, जो भी आएगी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बैठ के एक दूसरे के साथ कंपेयर, जो मीडिया में चल रहा है, और मैं हैरान हूं कि उसको कैसे हुकूमत के कहने पे ही हो रहा है, और ज़ाहिर हुकूमत से वाबस्ता ही लोग हैं जो ये बातें सारी कर रहे हैं बैठ के। लेकिन जो भी शख्सियत होगी वो इस ऑपरेशन को आगे लेके चलेगी। यानी ये इस मरहले पे ये जो तासुर था कि मियां नवाज शरीफ साहब उस आर्मी चीफ को पसंद करेंगे जो इंडिया से मामला ठीक करेगा, ये जो डॉन की ही स्टोरी थी, क्या ये मुमकिन है कि उधर से गोलाबारी हो रही हो और आप यहाँ से उनको आप तो भेज सकते हैं, मतलब क्या फौज यहाँ से या सिविलियंस या बाकी कौम यहाँ से उनको लड्डू पेड़े भेजेगी? तो बात तो तलखी तो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, शदीद तरीन तलखी है। इसके दरमियान अब ये गुजारिश गालिबन होगी कि आप ये नाम जल्दी अनाउंस कर दें। ये देखें, इसमें स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें पूरे खित्ते, पूरी दुनिया देख रही है कि एक न्यूक्लियर स्टेट, एक मुल्क 22 करोड़ का, उसका वजीर आजम, उसकी फौज, जहां न्यूक्लियर है, जहां पे और बहुत कुछ है, नजरें हैं, दुश्मन हैं, दोस्त कम है आपके, वो देख रहे हैं सारे के क्या तमाशा। अब ये हंसी मजाक नहीं हो रहा, यहाँ ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। आप बहुत सीरियस लें मामलात को, हमारी क़यादत बहुत संजीदा लें। यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, खून गिरा है, ठीक है ना, हमने कुर्बानियां दी हैं, फलां दी है, ये ड्रामेबाजियां बंद करें। कुर्बानियां आपने क्या दी हैं? ये कि हम जलावतन हो गए, हम करोड़ों, और जलावतनी में हमारे करोड़ों डॉलर और बढ़ गए, अरबों डॉलर का इजाफा, ये फजूल बातें बंद करें। आप बिल्कुल, इससे खून गिर रहा है लोगों का, देखिए जाने जा रही हैं, लोग आवाम के साथ जो हो रहा है तो हो रहा है, वो तो भूखे मर गए बेचारे, खप गए, क्या हुआ, लेकिन खून गिर रहा है, दहशत गर्दी हो रही, जंग हो रही है। अब उछल कूद खत्म कर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का स्टांस कुछ चेंज होगा? पीपल्स पार्टी तो दुआएं, देखे ना, पीपल्स पार्टी दुआ कर रही है कि राहिल शरीफ सब जाएं जल्दी से, और जाएं तो जा रहे हैं ना, जो अगला है वो किसी तरह उनसे एनआरओ हो जाए। एनआरओ नहीं होगा, एनआरओ किसी सूरत नहीं होगा, ना इनका होगा, ये किसी को भी, देखे ना, इंतहाई हमारे मोहतरम कैप्टन सफदर साहब को चीफ बना दें, वो उनसे भी, वो भी नहीं, जो देखें हालात ऐसे हैं कि वो नहीं हो, एनआरओ नहीं हो सकता। कोई छोड़ दे चीज को कि फलाना जेल से निकल के आ गया बाहर तो उसको अस्पताल में चला गया तो ये हो गया, एनआरओ नहीं हो सकता, एनआरओ नहीं हो सकता। सीजन 2 ऑपरेशन जबरदस्त का इंतहाई सख्त होगा, चाहे जो मर्जी आपकी अशराफिया, हुकूमत नहीं, अशराफिया, या जिनको मैं बदमाशिया कहता हूं, वो जो मर्जी डिजाइन कर लें, अगला मरहला तेज होगा। वजीर आजम को तुर्कमेनिस्तान जाने से पहले ऐलान कर देना चाहिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि कल वजीर आजम अपनी तकरीर में जो थैंक यू राहिल शरीफ को कह रहे होंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और नाम किसका अनाउंस करते हैं, क्या उन्होंने कर देना चाहिए। जी, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।